नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और अभी अभी एंजल वन लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज़ हुए हैं और वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ कंपनी का, स्टॉक का फुल A to Z फंडामेंटल से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंजल वन लिमिटेड क्या है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट द कंपनी। तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। अगर आपने एंजल वन लिमिटेड का नाम नहीं सुना है तो आपने ज़ीरोधा या ग्रो का ज़रूर नाम सुना होगा। तो इस इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स में एंजल वन है। द नंबर 1 प्लेयर इज़ ग्रो, सेकंड इज़ ज़ीरोधा, जिसके साथ बहुत क्लोजली टाइड अप है एंजल वन। ठीक है। तो ये हुआ एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में। अभी इन तीनों के बारे में कंपैरिजन हम और करेंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में और देखते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है। तो हाँ, नंबर्स के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। एंजल वन का जो मोस्ट रेवेन्यू आता है वो आता है उनके F&O ट्रेड्स से, जो कि सारे स्टॉक ब्रोकर्स में सबसे मोस्ट मतलब 70-80% सारे ब्रोकर्स का जो रेवेन्यू F&O ट्रेड से आता है। और रिसेंटली पिछले एक साल में सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हैं F&O के बारे में, जिससे कि बेसिकली ये एक फैक्ट है कि 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी इन F&O ट्रेडिंग। तो इसको कर्व करने के लिए इसके लिए सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हैं कि कम से कम रिटेलर्स F&O ट्रेड करें। तो उसका एक लेटेस्ट जो रेगुलेशन आया था वो था पिछले क्वार्टर में आया था, अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड, कि वीकली एक्सपायरीज जो होती थी वो सारी बंद हो गई थी। तो इसके बाद अभी क्या हुआ है कि इनके F&O ट्रेड्स बहुत कम हो गए हैं और वॉल्यूम्स कम हो गए। तो इस बार एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली थी कि रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे, मतलब जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर बार ग्रोथ आती है वो नहीं आएगी। और इनके जो मंथली अपडेट्स आए थे उसमें भी ये साफ साफ दिखा था कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी लो थी। तो इस हिसाब से चलो अब हम देखते हैं कि बेसिकली नंबर्स आए क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनके क्लाइंट एक्विजिशन क्या हो रहा है। तो हम सब लोग सुनते हैं कि इंडिया में अभी डीमेट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। मेजर रीज़न बीइंग ये डिस्काउंट ब्रोकर्स, जिसमें मैंने बताया कि ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, ये सारे हैं। तो टोटल इंडिया के जो डीमेट अकाउंट्स है, एक्टिव अकाउंट्स, वो है अराउंड 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़। ठीक है। उसमें से एंजल वन का मार्केट शेयर है 15.9। ठीक है, यानी कि 16%, मतलब 16% मार्केट शेयर रखता है एंजल वन। ज़ीरोधा भी अराउंड 16-17 है और ग्रो इज एट 22%। ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है कि ये हुआ टोटल क्लाइंट बेस, और अभी जो हम बात कर रहे थे वो थे एक्टिव क्लाइंट्स की। ठीक है। तो इस क्वार्टर में उन्होंने ओवरऑल 2 मिलियन क्लाइंट्स ऐड किया, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, -30%, बट फिर भी ऐड किए हैं 2 मिलियन क्लाइंट्स। ठीक है। और टोटल क्लाइंट बेस हो गया इनका 30 मिलियन, 3 करोड़ का। ठीक है। एक्टिव क्लाइंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो 7.8 मिलियन, यानी कि 78 लाख, हाँ 78 लाख क्लाइंट्स इनके टोटल हो गए हैं, विच इज़ अ 5.5% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब पिछले क्वार्टर से। इंक्रीमेंटल NSE एक्टिव क्लाइंट्स जो आ रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया ज़ीरोधा और एंजल वन दोनों नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। और इंक्रीमेंटली मतलब जो अभी नए जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उसमें एंजल वन इज़ हायर देन ज़ीरोधा। तो देर इज़ अ लाइक क्लियर चांस कि नेक्स्ट 6 महीने में या 1 साल में एंजल वन ज़ीरोधा से आगे बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ NSE एक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है। तो एक्टिव क्लाइंट्स ही हैं बेसिकली जिनसे रेवेन्यू आता है और प्रॉफिट्स आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ NSE एक्टिव क्लाइंट्स 15.5% का क्लाइंट बेस है इनका। और ये ओवरऑल बेसिकली नंबर्स जो बता रहे हैं वो हैं कि ये धीरे धीरे मार्केट गेन शेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो ये मार्केट लीडर है, ऑब्वियसली नंबर 3 पे है बट एक मार्केट लीडर है।
अभी बात करते हैं मेट्रिक्स, जो कि ट्रांजेक्शन के मेट्रिक्स है। बेसिकली ट्रांजेक्शन्स कितने हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से रेवेन्यू आएगा। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर -13% डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना ही था, जो कि हो ही रहा था। बट पॉसिबिलिटी ये है कि आगे से ये नहीं होगा। तो ये हो गया है जो हो गया है, सेबी के रेगुलेशंस आए थे, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब ज़्यादा रेगुलेशंस आने का स्कोप नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि सेबी का क्या रुख है इसके ऊपर। सेबी कैन ऑलवेज continue to keep on regulating this and kill the business, but let's see। तो ये थोड़े कम हुए हैं। इसी के साथ बेसिकली जो डेली टर्नओवर है इनका, हर दिन कितना ट्रांजैक्शन होता है, वो भी -11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुआ है। नो सरप्राइज हियर। रिटेल ओवरऑल इक्विटी का जो टर्नओवर है, मतलब यही जैसे हम एक्टिव क्लाइंट से देख रहे थे, वैसे ही इक्विटी के ट्रांजेक्शन्स कितने होते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो अराउंड 20% का मार्केट शेयर है। और ये 41 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर में इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पे भी मार्केट शेयर वो गेन करते जा रहे हैं। और 20% इन अ मार्केट वेयर, मतलब अराउंड 10-12 मैनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर। मतलब ग्रो जीरोधा तो है ही, उसके साथ अप स्टॉक्स है और बहुत सारे, मतलब कम से कम 10-15 ऐसे और मार्केट प्लेयर्स हैं जो कि इसमें हैं। तो उसके बाद भी 20% का मार्केट शेयर होना एक बहुत अच्छी बात है। तो नाउ लेट्स कम टू फाइनेंशियल मेट्रिक्स। उसमें इनका जो टोटल नेट इनकम है वो आया है 9.9 बिलियन, यानी कि 9,900 करोड़, विच इज़ 990 करोड़। हाँ, और ये भी मतलब -17% डिक्रीज़ हुआ है। तो ये होना था। अर्निंग्स अगर देखें तो वो 410 करोड़ आई है, जो कि 30% डिक्रीज़ है। और पैट आते आते तो 33.5% का डिक्रीज़ हो गया है, विच इज़ 280 करोड़। तो इन दी एंड इनका क्वार्टरली जो प्रॉफिट आया है वो 280 करोड़ आया है। इसको ना थोड़ा रिजल्ट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम पिछले क्वार्टर से देखें ना, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर 1500 करोड़ था। वहाँ से कंसोलिडेटेड अगर हम देखें तो इट हैज़ बिकम नाउ 1245। तो वही 250 करोड़ कम आया है। बट इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, राइट। तो पिछले साल से ये अभी भी 20% ऊपर ही है। पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। वो क्वार्टर मतलब बेसिकली इनका पीक क्वार्टर था। और प्रॉफिट्स में जहाँ तक हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 586 करोड़ का प्रॉफिट था, बट इस क्वार्टर में 400 करोड़ का प्रॉफिट है। और पिछले साल से फिर भी ज़्यादा ही है। तो बेसिकली पेन आया है कंपनी में, रेगुलेशंस की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, बट उसके बाद भी पिछले ईयर से तो अभी भी ग्रो ही कर रहा है। इस टाइम में जहाँ पे बेसिकली सारी इंडस्ट्री के रिजल्ट्स, सारे कंपनी के अच्छी कंपनीज़ के रिजल्ट्स मतलब ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी ईयरली अगर हम देखें तो ये ग्रो कर रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो फाइनली जो प्रॉफिट का जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 301 करोड़, ठीक है। अगर 301 करोड़ को इंटू 4 कर दें और ईयरली हम निकाल दें तो इसका करीब 1200 करोड़ प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। पिछले साल कितना था? 113 करोड़। तो 10-15% की ग्रोथ दिख रही है। और पिछले क्वार्टर तो 437 करोड़ का प्रॉफिट आया था। तो इस हिसाब से मतलब बेसिकली प्रॉफिट 1200 से ज़्यादा ही आना चाहिए। सिर्फ पिछले 2 क्वार्टर का ही हो गया 700, है ना। तो बेसिकली इस टाइप की ग्रोथ है इस कंपनी में। पिछले ईयर से ऑब्वियसली ज़्यादा है प्रॉफिट। और ये 9 मंथ्स का हो गया अराउंड 103 करोड़। तो ये बेसिकली 9 मंथ्स का प्रॉफिट है। तो 9 मंथ्स का 103 करोड़ इनका ऑलरेडी हो गया। एक और क्वार्टर में अगर लेट्स से इतना ही आ जाता है 300 करोड़, तो ये FY25 के लिए इनका प्रॉफिट हो जाएगा 1300 करोड़, 1300-1400 करोड़, ठीक है, विच इज़ गुड इनफ। अभी देखते हैं कि बेसिकली 1300-1400 करोड़ तो हो गया। इनका मार्केट कैप क्या आता है?
ठीक है, इनका अभी जो करंट मार्केट कैप है वो है 22,000 करोड़। एंड इफ़ आई डिवाइड इट 22,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1300 करोड़, तो ये बेसिकली निकल के आ गया अपना कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 17 मान लेते हैं। ठीक है, अभी 17 ये प्राइस अर्निंग का मल्टीपल है और कंपनी वैसे तो 30% 25% से ग्रो कर रही थी, बट थोड़े रेगुलेशंस का इनका इशू है। तो अगर सेबी या एक्सचेंजेस जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा अंडर वैल्यूड और हाई ग्रोइंग कंपनी है। ठीक है, और डिटेल्स देखते हैं कंपनी की और इसके अलावा। ठीक है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज 17 विच इज़ गुड इफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ कंटिन्यूज। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में हमेशा मतलब बेसिकली अगर आप पूछोगे कि इतना कम प्राइस अर्निंग रेशो है ही क्यों, इसीलिए क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि ये सेबी के रेगुलेशंस आते रहेंगे और कंपनी को जैसे जैसे इनका ग्रोथ होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आते रहेंगे और प्रॉफिट्स बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी का जो विज़न है ना, कंपनी ने अभी विज़न ये चेंज कर दिया है कि ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे डिपेंड रहना ही नहीं चाहते। सबको पता है कि ये ना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे हम अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करते हैं, ये अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे आर गोइंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब PMS, ETFs वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली ये एक अपना सुपर ऐप बना रहे हैं, तो जहाँ पे आप FDs में डिपॉजिट कर सकते हो, लोन्स ले सकते हो। ठीक है, अपना एसेट मैनेजमेंट वाला भी ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये भी इन्होंने 2 साल से चालू किया है। तो धीरे धीरे ना मतलब बेसिकली इनको म्यूचुअल फंड का अब लाइसेंस मिल गया है, रेगुलेशन से अप्रूवल मिल गया है, AUM इनका SIP वगैरह इनके प्लेटफॉर्म पे चालू हो गया है, लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो लेकिन ये अभी सिर्फ ग्रोथ इंजन है, ये अभी जस्ट स्टार्ट किया है। 2 साल में बिजनेस एकदम इतना बड़ा नहीं हो जाता। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो तो पिछले साल ही चालू करी है। तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और नॉट जस्ट दिस, अभी जो हो रहा है वो तो है ही, आगे भी ये बेसिकली इनका रेवेन्यूज़ बहुत आने वाले हैं इन केस FNO डजंट डू दैट वेल। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं। ठीक है, हाँ, एक और चीज़, मतलब मुझे एंजल वन का, अगर किसी ने एंजल वन का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं देखा है तो इट इज़ समथिंग विच, मतलब हर क्वार्टर आई लुक forward to checking out this investor presentation, because this just doesn't give information about the company but the overall stock market. ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं कि हमें ना पूरा मार्केट कैसे करेगा, मार्केट में FIIs का क्या व्यू है, मार्केट के बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो वन ऑफ द थिंग आई टेल व्हेन इट कम्स, बट हाँ, अभी नए बिजनेसेस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी, अभी टोटल इनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, क्वार्टरली हमने देखा था कितना था, मतलब 1000 करोड़ के बराबर है ना, 1000 करोड़, और प्रॉफिट आ रहा है 300 करोड़। ठीक है, तो अभी इन्होंने नए बिजनेसेस चालू कर दिया। ठीक है, SIPs, इनके प्लेटफॉर्म पे आप SIP रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, विच इज़ इन म्यूचुअल फंड्स, दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ इनका टाई अप होता है, या फिर ETFs होते हैं या इंडेक्स फंड है जिस पे इनको सीधा सीधा कमीशन मिलता है। तो इन्होंने बस पिछले साल ही स्टार्ट किया है। अभी देखो नंबर ऑफ SIPs ऐसे ग्रो हो रहे हैं, मतलब सुपर ग्रोथ। ठीक है, और ऑलरेडी इन्होंने 100 बिलियन, यानी कि हो गया ये 10,000 करोड़ रुपए के SIPs ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है। अब सोचो 10,000 करोड़ है, इसका 1% भी अगर इनको मिलता है, विच इज़ उतना ही मिलता है शायद, 1% से भी कम मिलता है, बट लेट्स से 1%, तो 100 करोड़ का रेवेन्यू ये हो गया। ठीक है, और ये ग्रो होने वाला है, ये अभी अभी स्टार्ट किया है। ऑल्सो विद दिस दे आर डूइंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोन्स। अभी सारे ऐप्स तो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं, जैसे Paytm, मतलब इनफैक्ट आज तो इंडिया में मतलब बेसिकली कम से कम 50 ऐसे ऐप्स होंगे जहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एंजल वन भी कर रहा है, बट देखो 6 बिलियन इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये 2 क्वार्टर पहले ही चालू किया है।
तो मतलब हर क्वार्टर 2-3 तो ये एक साल में बेसिकली अगर 10 बिलियन करते हैं तो 100-200 करोड़ मतलब कहीं कहीं से यहाँ पे भी रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत कम है वैसे अभी के लिए, मतलब 1000 करोड़ अगर साल में ये करेंगे तो वहाँ से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो थिंग्स आर मूविंग हियर, धीरे धीरे यहाँ से भी रेवेन्यू आएगा, ठीक है। फिक्स्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो बैंक से टाई अप कर दिया है, एफडीज बेच रहे हैं, वहाँ पे भी इनको अपना कट मिल जाता होगा। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं बेसिकली। तो पूरा एक सुपर ऐप बना दिया है फाइनेंस का, अगर कुछ भी चाहिए। और इनसे क्या होता है ना, अगर एक बंदा SIPs करने लग गया या ये चीज़ें करने लगा तो क्रॉस सेलिंग होती है बेसिकली, कि वो फिर प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही रहा होगा। और फिर इट विल ऑल्सो गिव देम longevity in their broking revenue, ठीक है। Now let's see, let's skip this, okay हाँ, ये मैं इसको भी skip करते हैं। वैसे अगर किसी को डिटेल में देखनी है तो प्लीज़ गो टू मतलब एंजल वन का प्रेजेंटेशन एंड चेक इट आउट। ऑल ऑफ दिस डेटा इज़ वेरी यूजफुल एंड इट बेसिकली शोज़ कि मतलब कितना डिटेल्ड है और क्या कुछ हेल्प कर सकता है हमें, मतलब मार्केट के बारे में और जानने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। हाँ ठीक है, तो ये मैं बता रहा था। देखो, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन इज़ 1.4 बिलियन। इन्होंने एज का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, प्लस पैन कार्ड होल्डर कितने हैं वो बता दिया, ठीक है। तो 73 करोड़ पीपल आर पैन कार्ड होल्डर, और टोटल इंडिया के डीमेट अकाउंट्स कितने हैं, 18 करोड़, यानी कि 13% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसको बोला जाता है कि इक्विटी पेनिट्रेशन, ठीक है। कि जैसे यूएस में मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन इक्विटी मार्केट, और इंडिया में नहीं है। तो और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये ग्राफ देख रहे हो आप, 12 से कैसे मतलब 1 या 2% इंडिया का इक्विटी पेनिट्रेशन होता था, अभी 13% पे आ गया है। बट ये जाके बढ़ के 50% होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आजकल के जो लोग आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीबडी इज़ नाउ ऑन टू इक्विटी, ठीक है। तो इंडिया के टोटल डीमेट अकाउंट्स 18 करोड़, यूनिक डीमेट अकाउंट्स 10-11 करोड़, ठीक है। बेसिकली 10 करोड़ लोग ही हैं जो इक्विटी मार्केट में, और जो एक्टिव है वो है 5 करोड़, यानी कि 3.5%। तो ये वाला जो है, तो यहाँ से ग्रोथ आनी ही आनी है इनके प्लेटफॉर्म पे। और अगर ये मार्केट शेयर ग्रैब करके रखेंगे, तो अगर मान लो FNO में कुछ प्रॉब्लम भी होता है, तो ये बेसिकली क्या है कि एक बार मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, अभी इस्टेब्लिश हो गया है कि यही 3 टॉप प्लेयर्स हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन। फिर ये धीरे धीरे क्या करेंगे कि अभी इक्विटी ट्रेड्स फ्री होती है, उस पर चार्जेस इंक्रीज़ करेंगे। एक बार प्लेटफॉर्म जब इस्टेब्लिश हो जाता है ना, उसके बाद मतलब ग्रोथ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसीलिए मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। नोबडी शुड मतलब लिसन टू माई वर्ड्स एंड जस्ट बाय और like do anything with this stock, but I think this is a great stock which needs to be at least studied, and whether to buy or not is up to everybody, right, on their own, right, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है। अब ये वाला डेटा ना कहीं नहीं मिलता है, ये वाला डेटा एंजल वन की प्रेजेंटेशन पे मिलता है, तो ये पूरा मार्केट का भी एक सिचुएशन बताता है, ठीक है। अभी देखो, ये बेसिकली बता रहा है कि एंजल वन जो है मार्केट शेयर धीरे धीरे ग्रैब किया जा रहा है। टॉप 5 जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं जो मैंने बताया, उनमें से 73% बेसिकली यही टोटल मार्केट ग्रैब करके बैठे हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, मतलब ऑलमोस्ट 65-70 इस टाइप का मार्केट शेयर है इनका, ठीक है। और उसमें एंजल वन इज डोमिनेट, मतलब नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर तो है ही। ग्रो इज़ नंबर 1 बिकॉज वो अभी प्राइवेट प्लेयर है। अनदर थिंग इज़ जो कि चलो मैं बोल ही देता हूँ, अभी दिमाग में आया तो एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि ग्रो इज़ गोइंग टू कम अप विथ
एन IPO, ठीक है। हाँ देखो ये स्टोरी बताता हूँ। तो ग्रो इन टॉक्स टू फाइल फॉर IPO, वैल्यूएशन स्पेक्ड एट 7 to 8 बिलियन, यानी कि कितना हो गया ये 60-70 हज़ार करोड़ रुपए, ठीक है। अभी 60-70 हज़ार करोड़ का ग्रो का IPO आएगा, और एंजल वन जो उससे नंबर 2 प्लेयर है, ग्रो जितना बड़ा नहीं है बट प्रॉफिटेबल है, तो क्या उसका मार्केट कैप मतलब एटलीस्ट उसके कंपेरेबल नहीं होगा, कम से कम आधा या 30% डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे, 40% डिस्काउंट पे, समथिंग अराउंड दैट। और जैसे ये कंपनी लिस्ट होगी ना, अगर ग्रो लिस्ट हो गया और एंजल वन भी लिस्टेड है, नंबर 1 प्लेयर लिस्टेड है, नंबर 2 लिस्टेड है, तो ये लोग ना आपस में फाइट नहीं करेंगे, ये लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे। जैसा कि रिलायंस और एयरटेल में हुआ कि उन्होंने पहले सबको हटा दिया, मार्केट शेयर ले लिया, उसके बाद अभी बढ़ाते रहते हैं। सेम विद जोमेटो, स्विगी या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। तो प्रॉफिटेबिलिटी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द एंजल वन, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट दिस इज़ मार्केट, राइट, नोबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो हम लोग सिर्फ ऐसे देख सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं, और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ ओनली नोन टू द मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो अगर $8 बिलियन यानी कि 65-70,000 मार्केट कैप पे अगर ग्रो आएगा, तो यार उसके कंपेरेबल एंजल वन भी होना चाहिए। एंजल वन अभी 20-22 हज़ार करोड़ पे अटका हुआ है, ठीक है। और रिसेंटली शेयर फॉल भी बहुत हुआ है, तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए। 17-18 यार, अंडर 20 का PE इज़ जस्ट ग्रेट, और मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी स्लाइड है। तो अभी हम मतलब बात करते हैं कि FIIs बहुत सेल कर रहे हैं, या FIIs का कितना शेयर है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, ये देखो आप मार्च 21 में देखो, इंडिया में जो टोटल ओवरऑल जो NSE में सारी लिस्टेड कंपनीज है, उनमें इक्विटी का जो स्टेक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रमोटर्स लेके बैठे हैं अराउंड 51%, है ना। तो ये तो प्रमोटर्स के पास ही रहता है, इसमें कुछ होना नहीं है, यहाँ से कुछ ज़्यादा फ्लोज आते नहीं है, ठीक है। FIIs का 21.5% एलोकेशन था, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का 9%, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का 6%, पैसिव का ये, और ये बैंक्स, इंश्योरेंस, LIC वगैरह ये सब आ गए। तो अगर इन तीनों को भी मैं जोड़ दूँ तो ये था 12%, FIIs का था 21-22%, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का था 9%। फ्रॉम देयर टू मार्च 24, प्रमोटर्स का तो सेम ही है, इनफैक्ट बढ़ा ही है, 51 के अराउंड ही है, ठीक है। FIIs हो गया 17.9%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 9.5%, एक्टिव और ये सारे मिलके बढ़ के अब हो गए हैं 15%। अब ये तो मार्च 24 के फिगर्स हैं। अभी लेटेस्ट फिगर्स जो हैं उसमें जो ये 17.9 है ना, वो भी 16 के अंडर आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 15, 15.5 हो गया है। और ये वाला जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनको बोलते हैं DIIs, एक्टिव, पैसिव और बैंक, इंश्योरेंस वगैरह, वो हो गया है 17%, ठीक है। तो बेसिकली धीरे धीरे FIIs का जो शेयर है वो कम हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज देर इज़, मतलब ठीक है उनको कुछ प्रॉब्लम है, FIIs क्यों निकल रहे हैं उसके लिए भी मेरा एक थ्योरी है कि बेसिकली टैक्सेस और हाई वैल्यूएशंस, ठीक है। तो क्योंकि टैक्सेस इंडिया में ऐसे हैं कि दूसरी जगह नहीं लगते हैं उनके टैक्सेस, और इंडिया में लग रहे हैं, तो देयर इज़ नो इंसेंटिव। बट ये अभी सोचो 15% के आसपास आ गया है FII की सेलिंग के बाद। ये बेच के अगर मान लो 10% भी हो जाता है, उसके बाद नहीं होना ना कम, उसके बाद फिर अगर सेलर ही नहीं बचेगा मार्केट में, और हमारे फ्लोज अगर इसी तरह बढ़ते रहे, हमारी GDP ग्रो करती रही, तो मार्केट इज़ गोइंग टू गो अप, एंड इफ़ गुड रिटर्न्स विल कम देन FIIs विल ऑल्सो कम। तो ये बेसिकली वही है कि इसका भी एक साइकिल चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी चल सकता है, बट दिस इज़ बाउंड टू हैपन, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे FIIs का जो स्टेक है वो बहुत कम हो गया है, फ्रॉम 21.5 टू अभी 15.5, मतलब 6%, 4 साल लगे हैं, लेकिन 6% उनका स्टेक कम हो गया, ठीक है।
विच इज़ अ गुड थिंग, बट ठीक है। तो व्हाट एल्स, हाँ, तो यहाँ पे है उनका रेवेन्यू मिक्स। ठीक है, मैं बोल रहा था ना कि इनका जो मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। ठीक है, तो देखो टोटल जो रेवेन्यू है उसका 65% इज ब्रोकिंग रेवेन्यू, और 65% ये ब्रोकिंग रेवेन्यू, ये बाकी वाला जो है वो इंटरेस्ट और बाकी के चार्जेस वार्जेस करके आता है। तो ये जो मेजर रेवेन्यू है 65%, उसका FNO इज 81%, यानी कि ओवरऑल रेवेन्यू का इट इज लाइक मोर देन 50%, 55% के अराउंड कम्स फ्रॉम FNO। तो उसके लिए भी ये कंपनी काम कर रही है कि FNO का जो शेयर है वो धीरे धीरे कम हो जाए, दूसरी जगह से रेवेन्यू आए। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन Q3 24 यानी कि लास्ट ईयर ये 84% था, अभी 81% आ गया है। तो कंपनी कर रही है, अपना काम कर रही है। ठीक है, मार्जिन ये सारी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में बेसिकली जो देखने वाली बात है कि बैलेंस शीट ग्रो हो रही है। ये मार्च 24 यानी कि 9 महीने बाद की है। तो बैलेंस शीट 132 यहाँ से कितना हुआ ये 13,000, हाँ 13,253 करोड़ से 16,474 करोड़ पे पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, और जो बुक वैल्यू है वो हो गई है अभी 621। अभी स्टॉक को देखते हैं। ठीक है, लेट्स ओपन द स्टॉक। ठीक है, इसका चार्ट वार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अगर 1 ईयर में देखें तो, या फिर लेटेस्ट देखते हैं 1 मंथ का, 3300 से ये लुढ़कता हुआ 2400 पे आ गया है रिसेंटली, बिकॉज मार्केट इज एनीवेज फॉलिंग ऑल्सो। बुरे रिजल्ट्स आने एक्सपेक्टेड थे, तो मतलब और क्या हो सकता है। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बेस बना था 1000 टू मतलब 1500 के अराउंड। वहाँ पे 2023 टू 2024 के अराउंड ये एक पीक बनाया था लगभग 4000 का ना, 3800 का। वहाँ से मतलब 2 साल वाला देखते हैं। हाँ, यहाँ से ये गिर के वापस 2000 टेस्ट करने आया था, वहाँ से बढ़ के वापस अभी 32, मतलब 32 तो 6 महीने 3 महीने पहले था यार। हाँ 3300 था, ये 2 महीने पहले था, इनफैक्ट दिसंबर में था। वहाँ से अभी ये ऑलमोस्ट मतलब कितना 25% गिर गया है। तो अभी इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो बता रहा है 16.5, और FY25 का ले लो 17, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और इसका रेवेन्यू देखो, क्वार्टरली ग्रोथ देखो, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ता रहा है। अभी घटेगा क्योंकि रेगुलेशंस आए, बट इसके बाद नहीं होगा ना कुछ। अगर हो गया तो हो गया, लेकिन मतलब अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखो तो क्वार्टरली ग्रो किए जा रहा है। ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी 20-25% ईयरली ग्रो कर रही है, और प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज 16-17। तो और टेक वाली कंपनी है, बेसिकली टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड स्टॉक एंड एवरीबडी शुड लुक एट इट। तो ये हो गया स्टॉक। थोड़ा चार्ट को वापस अगर देखें तो ये जो है ना, हाँ ये 2,200 वाला, ये वाली जो लाइन है, ये मुझे लगता है एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। ये ब्रेक नहीं होने वाला। हाँ,
सो दिस इज़ द लेवल 2100 टाइप्स। यहाँ पे पहले भी इसका हाई बना था 2000, मान लो 2100। अगर यहाँ पे ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट अभी आज ही इसका रिज़ल्ट आया है, तो कल क्या होता है वो भी देखते हैं। अभी मार्केट इज़ एनीवे गोइंग डाउन, बट आई डोंट थिंक कि दिस इज़ गोइंग टू फॉल वेरी मच। रियली गुड कंपनी एंड लेट्स सी। सो देखता हूँ अभी और कुछ बचा है क्या इसमें डिस्कस करने को। तो हाँ, ये चार्ट भी वापस बेसिकली बताता है कि इनका मार्केट शेयर कैसे 12% से 15.5% लेके आए, तो मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और इंक्रीमेंटली हमेशा सेकंड रह रहे हैं ये नंबर ऑफ क्लाइंट एडिशन के मामले में। यहाँ पे मार्केट शेयर देख सकते हैं, इक्विटी में 19.7, एफ में 20%, मतलब 20% का मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, कैसे भी गिन लो आप। सो आई गेस इतना ही है यार इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा और आपको मतलब बेसिकली और किसी कंपनी का एनालिसिस इस तरह से डिस्कस करना है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा बोलते हैं सब लोग, इफ़ यू लाइक। एंड yeah, I mean, thank you for watching.